शीशा में मुख है ही नहीं तो हमको शीशा में मुख दिखता कैसे है? चंद्रमा आकाश में हो तब बनेगा चंद्रमा का प्रतिबिंब। अगर नहीं चंद्रमा अमावस्या की रात में तो प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। ये विज्ञान का कहना है। मान्यवर, जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर होने वाली व्याख्यान माला के अंतर्गत मैं आप महानुभावों के समक्ष उपस्थित हूं। आज मैं आपके समक्ष 11वें अंक 11वें पुष्प के अंतर्गत प्रतिबिंब के दृष्टांत में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर अपनी बातें कहूंगा। इससे पहले जगत की अनिर्वचनीयता पर हमने अपनी विस्तार से बातें कही थी। हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि वेदांत में जो जगत को अनिर्वचनीय माना जाता है उसका क्या अर्थ होता है। आज भी प्रसंग यही है, क्योंकि प्रसंग थोड़ा व्याख्यामूलक है, कठिन है, इसलिए हम अपनी बात को किसी अन्य रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसके साथ साथ उसका उदाहरण भी देंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जगत के अनिर्वचनीय का अर्थ यह होता है कि जगत सत भी नहीं है और असत भी नहीं है और सदसत भी नहीं। तो यहां पर जगत की सत्ता, दुनिया में कोई चीज है, इसको कैसे आम आदमी, दुनिया में रहने वाला मनुष्य कैसे समझता है। तो जगत की पदार्थ वस्तुएं हैं, इसके लिए जो सामान्य मनुष्य है वह अर्थ क्रियाकारिता इसको निकष मानता है, इसको कसौटी मानता है। इसका अर्थ ये कि मेरे सामने जितनी वस्तु उपस्थित है, अगर उनसे वह काम निकल जाता है जिस काम को करने के लिए मैं उसको सोचता हूं, तो वह सत्य है। जैसे नदी के संबंध में मेरी धारणा है कि नदी में जाकर उससे स्नान होता है, उससे आचमन होता है, उसकी तरंगें इत्यादि होती हैं, इस बात मेरी धारणा बनी हुई है। अगर मैं वहां पर जाऊं उसके पास और मेरा स्नान संपन्न हो जाए और मेरा आचमन संपन्न हो जाए, तो मैं मानूंगा कि यह सत्य है। इस प्रकार से अर्थ परिपूर्ण हो जाए तो सामान्य मनुष्य समझता है कि वह सत्य है। वेदांत की दृष्टि से वेदांत भी कहता है कि हाँ सत्य है। जैसा आप अर्थ क्रियाकारिता के अनुसार सामान्य मनुष्य नदी को सत्य कहता है, उसी प्रकार वेदांत भी कहते हैं कि वो जो नदी है वह सत्य है। परंतु इतने से ही बात पूरी नहीं होती। वेदांत कहता है कि वह असत नहीं है, उसके साथ साथ कहता है कि सत्य भी नहीं है। वो ये भी कहता है, एक ही सांस में, एक ही श्वास में वो दोनों बातें कह देता है। वो कहता है कि वह असत नहीं है, सामान्य मनुष्य की बात सही है, परंतु साथ साथ ये भी कहता है कि वो सत्य नहीं है। अब अगर ये कहें कि वो सत्य नहीं है, तो सामान्य मनुष्य के जेहन में ये बात नहीं उतरती। सामान्य मनुष्य को लगता है जैसे जादू कह दिया था। ये बात इतने बड़े विद्वान आचार्य ने दर्शन में कही तो गलत तो नहीं हो सकती, इसलिए वो सामान्य मनुष्य सोचता है कि वो बात कुछ जादू जैसी है उसके लिए, ऐसा सोचता है। तो अब हम ये कहने की बताने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि वेदांत ऐसा क्यों कहता है कि वह सत्य नहीं है। तो उनके अपने अपने तर्क हैं इस बात में। उनका एक तो तर्क यह है कि जो वस्तु आए और जाए वह सत्य नहीं होती। आए और जाए का मतलब उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, वो वस्तु सत्य नहीं होती, ऐसा वेदांत की धारणा है। और इसी वेदांत की धारणा के अनुसार उन्होंने ये परिभाषा बनाई है कि यत् सर्वथा सर्वदा सदैव न तो कदाचित असत तत्सत्यम। जो सदा सब रूप में, सब काल में, सब दृष्टि में सत्य हो, उसी को सत्य कहते हैं। जो आए और जाए, भूतकाल में नहीं थी, भविष्य काल में नहीं रहेगी, वो इस परिभाषा के अनुसार नहीं है। तो इस परिभाषा के अनुसार वह बाहरी वस्तुओं को सत्य नहीं कह सकते, ऐसा वेदांत कहता है। मगर इसके साथ साथ प्रश्न उठता है कि ये परिभाषा ही क्यों है? ऐसा क्यों माना जाता है कि जो वस्तु आए और जाए वो सत्य नहीं होती? ऐसा क्यों माने? तो उसके लिए भी वेदांत के पास बहुत से तर्क है।
और तर्क ये है कि जो वस्तु आए और जाए वो तो सही है, परंतु साथ साथ वो पराधीन प्रत्यय है। पराधीन प्रत्यय माने उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो सूचना है वो दूसरे के द्वारा मिलती है, स्वतंत्र होकर वो सूचना देता ही नहीं। जैसे पट है तो पट जो है तंतु के साथ ही रह करके अपनी सूचना देता है। अगर ये कहो कि तंतु को हटा दो, पट मुझे दिखा दो, ऐसा कोई दुनिया में नहीं दिखा पाया। पट को जब भी मैंने देखा तंतु के साथ ही देखा, घट को जब भी मैंने देखा मृत के साथ ही देखा, इसलिए वो पराधीन प्रत्यय हो गया। पर माने दूसरा, दूसरे का अधीन होना। तो पट की जो सत्ता है, पट का जो अस्तित्व है वो पराधीन, पराधीन माने तंतु के साथ है। तो वेदांत का कहना है कि जो वस्तु स्वावलंबी हो, सचमुच में उसका सत्य हो, उसको स्वयं प्रदर्शित करना चाहिए ना। उसको बैसाखी की क्या जरूरत, उसको अन्य वस्तु की क्या जरूरत है, वो स्वयं प्रस्तुत होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। दुनिया की जितनी चीजें हैं, अवयवी हैं, वो ऐसे ही होते हैं, वो किसी के अधीन ही होते हैं। इसलिए इसके कारण से वह सत भी नहीं होता, ऐसा कहते हैं। तो इसके लिए आद्य शंकराचार्य ने और इसके पश्चात के बहुत से विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि केनापि मृग भिन्नतया स्वरूपम घटस्य संदर्शयितुम न शक्यते। कितना सुंदर है, आद्य शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि केनापि मृग भिन्नतया स्वरूपम घटस्य संदर्शयितुम न शक्यते अतो घटः कल्पित एव मोहात् मृदेव सत्यम परमार्थ सत्यम। अर्थात कोई भी व्यक्ति, किसी ने भी मिट्टी को हटा करके घट को नहीं दिखा पाया। दुनिया में कोई भी जादूगर भी नहीं दिखा पाया कि मिट्टी को हटाकर घट को दिखा दूं। आप कहते हैं कि मृत से घट अलग होता है तो दिखा दीजिए। अगर आप कहते हैं कि नाम की भिन्नता होने के कारण से उससे भिन्न, तो दिखा दीजिए। दिखा तो सकते ही नहीं। कोई भी व्यक्ति मृत से भिन्न होकर घट को नहीं दिखा पाया, इसलिए हम ये कहते हैं कि वो कल्पित ही है। इसलिए हम ये कहते हैं कि वो कल्पित ही है। इस प्रकार से वह सत्सिद्ध नहीं होता, ऐसा वेदांत के विद्वानों ने माना। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा जो पराधीन होता है, जो दूसरे के अधीन होकर अपने वस्तु को दिखाता है, वो भ्रम क्यों होता है, वो असत क्यों होता है? तो इसके लिए वेदांत के पास बहुत से उदाहरण हैं। उन उदाहरणों का मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज के व्याख्यान में मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जिस उदाहरणों के द्वारा इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो पराधीन होती हैं, उसको हम सत्य नहीं है ऐसा सिद्ध कर सकते हैं। तो एक उदाहरण है प्रतिबिंब का, एक उदाहरण है छाया का। हमारे पास उदाहरण है प्रतिबिंब। तो आप जानते हैं पुराने जमाने में जो सूर्य और चंद्र का प्रतिबिंब है वो तालाब में बनता, उसमें भी लोग देखते थे, अब भी देखते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब मनुष्य का बनता है, अब भी देखते हैं। तो यहां पर जो प्रतिबिंब है वह मूल वस्तु तो बिंब है। कौन? सूर्य है, चंद्र है। और प्रतिबिंब मूल नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो तालाब में आ जाए, तालाब में उपस्थित हो जाए। केवल प्रतीति भर होती है। प्रतीति करने वाली की तो खूब होती है। कितनी घटनाएं, कितनी कहानियां प्रतीति के संबंध में हो गई है ना। एक कहानी में सुना है कि वो बच्चा रोने लगा कि मुझे यहां पर चंदा दिखाओ, यहां पर। अम्मा परेशान कि कैसे यहां पर चंदा दिखाऊं। बहुत सोचने समझने के बाद दर्पण माने शीशा ले आई और शीशा में कहा देखो यहां पर चंदा है ना। तो बच्चे ने कहा हाँ यहां पर शीशा, प्रसन्न हो गए। तो कहानियां इस तरह से बहुत थी। मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, वास्तव नहीं है, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब कैसा है? ये प्रतिबिंब की वही विशेषता है जो तंतु पट की विशेषता है। अर्थात जिस प्रकार पट तंतु को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार वो प्रतिबिंब अपने बिंब को नहीं छोड़ता। ये खासियत है, ये विशेषता है उसकी। उसके बिना प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। प्रतिबिंब तभी बनेगा जबकि वो बिंब को नहीं छोड़ता। कोई भी तालाब में बना हुआ सूर्य का प्रतिबिंब है तब होगा जबकि सूर्य आकाश में हो, चंद्रमा आकाश में हो, तब बनेगा चंद्रमा का प्रतिबिंब। अगर नहीं चंद्रमा अमावस्या की रात में तो प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। तो पराधीन तो हो गया। तो वेदांत के उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पराधीन जितनी वस्तु होती है जैसे प्रतिबिंब वो असत होती है ना।
चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो असत है ना, लोगों ने कहा कि हाँ असत है ही। तो इसलिए जिस प्रकार से पराधीन चंद्रमा का प्रतिबिंब असत है, उसी प्रकार से दुनिया की जितनी पराधीन वस्तुएं वो सब असत है, ऐसा वेदांत में मानना है। तो यहां पर जो प्रतिबिंब है वह अलीक होता है, वह असत होता है। इस प्रकार की बात को यहां पर वेदांत ने सिद्ध किया। अब हम इसके पश्चात वेदांत में जो बात कही गई है उसको विज्ञान से, आधुनिक विज्ञान से टैली करना चाहते हैं। आधुनिक विज्ञान प्रतिबिंब के संबंध में क्या सोचता है? वेदांत के विद्वानों ने जो प्रतिबिंब का उदाहरण दिया, आधुनिक विज्ञान क्या सोचता है? तो नंबर 1 और 2 में हम पहले उसकी समानता प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद उसकी विषमता प्रस्तुत करेंगे। समानता का मतलब वेदांत और विज्ञान दोनों को मान्य है, इस प्रकार की बात। तो नंबर 1 समानता, किसमें? प्रतिबिंब के संदर्भ में वेदांत और विज्ञान में समानता। नंबर 1 यह है कि वेदांत मानता है कि प्रतिबिंब अलीक होता है, विज्ञान भी यह मानता है कि प्रतिबिंब अलीक होता है। नंबर 2, वेदांत मानता है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब के अधीन ही होता है। बिंब जब तक रहे तभी प्रतिबिंब काम करता है, तभी अस्तित्वशाली होता है। विज्ञान भी यह मानता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो बिंब के अधीन होता है। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब अलीक होता है, दोनों को मान्य है। प्रतिबिंब पराधीन होता है, दोनों ने मान लिया। इसका टोपी वाला उदाहरण हमने आपके समक्ष पहले व्याख्यान में दिया था, फिर नहीं दोहराएंगे। तो इस प्रकार से ये बातें दोनों को मान्य है। इसके पश्चात हम वेदांत और विज्ञान में प्रतिबिंब के संदर्भ में जो विभिन्नता है उसको बताना चाहते हैं। और विभिन्नता ये है नंबर 1, तो कि वेदांत कहता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो सर्वथा अलीक होता है, बिल्कुल अलीक होता है, झूठा, असत होता ही नहीं वहां पर जैसा प्रतिबिंब, प्रतीति होती है केवल। परंतु विज्ञान कहता है कि वो सर्वथा अलीक नहीं होता, पूर्ण रूप से अलीक नहीं होता। ये विज्ञान का कहना है। इसके लिए हम थोड़ा सा विस्तार से अपनी बातें कहेंगे। मान लीजिए दर्पण में अर्थात शीशे में मनुष्य का प्रतिबिंब पड़ता है, मनुष्य के मुख का प्रतिबिंब पड़ता है। तो इस मनुष्य के मुख को हम अपने दर्पण में देखते हैं। तो यहाँ क्या घटना होती है, वास्तविकता क्या होती है? यहाँ पर वेदांत का और न्याय दर्शन का और सभी दर्शन शास्त्रकारों का मत है कि जो शीशा में जो प्रतिबिंब दिखता है वह है ही नहीं, बिल्कुल असत्य है। असत्य प्रतीति होती है कि शीशा में प्रतिबिंब को देखा, तो फिर मुख दिखाई कैसे पड़ गया? शीशा में मुख है ही नहीं तो हमको शीशा में मुख दिखता कैसे है? अगर दर्शन शास्त्रकार से पूछो कि शीशा में तो मुख है ही नहीं तो दिखाई कैसे पड़ता है? तो उनका कहना यह है, दर्शन के विद्वानों का कहना यह है कि शीशा में जो मुख दिखता है उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि पहले हमारे मुख पर किरणें परिपतित हुई, सूर्य की अथवा प्रदीप की किरणें मुख पर परिपतित होती हैं। मुख पर परिपतित होने के पश्चात वहां से रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्ट माने होती हैं, तो वो दर्पण पर पड़ती हैं और दर्पण पर पड़ने के पश्चात फिर वहां से रिफ्लेक्ट होती हैं, वहां से प्रतिफलित होती हैं, तो वो मुख पर पड़ती हैं। तो इस दशा में जो दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर मुख में किरणें पड़ी, उस घटना से मुख का ही जो चेहरा है वो हमको दिखाई पड़ता है। दर्पण में कोई चेहरा बनता ही नहीं, वास्तव में मुख का ही चेहरा होता है और वही हमको दिखाई पड़ता है। दर्पण में कोई चेहरा नहीं होता वास्तविक रूप में, वेदांत का कहना है। वास्तविक रूप में दर्पण में किसी भी प्रकार का चेहरा बनता ही नहीं, परंतु वो किरणें जब रिफ्लेक्ट होकर हमारे मुख के पास जाती तो मुख का जो बिंब है वही हमको दिखाई पड़ता और प्रतीति होती कि हमने वहां देखा। ऐसा कहना है विज्ञान, ऐसा कहना है वेदांत का। परंतु विज्ञान का इसमें कुछ कहना दूसरा है। विज्ञान का कहना यह है कि दर्पण में बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो सर्वथा अलीक नहीं होता। विज्ञान का कहना यह है कि क्या अलीक है क्या नहीं अलीक है समझना चाहिए। दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब है
वो मुख नहीं है, मुख दिखाई नहीं पड़ा, ये बात सत्य है। इसलिए दर्पण में प्रतिबिंब बना हुआ अलीक है, क्योंकि मुख तो है ही नहीं, बिंब तो है ही नहीं। परंतु वास्तव में प्रतिबिंब चित्र सर्वथा सही है। वेदांत का कहना कि दर्पण में बना हुआ कोई प्रतिबिंब है ही नहीं, प्रतीति होती है केवल। परंतु विज्ञान का कहना है कि दर्पण में बना हुआ जो चित्र है ना, प्रतिबिंब बिंब का जो चित्र है वो सही है। बर्ट्रैंड रसल की मैं पुस्तक पढ़ रहा था और उसे बताया कि प्रतिबिंब सर्वथा अलीक नहीं होते, उसमें वास्तविक प्रकाश किरणें पहुंचती हैं और वो प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती हैं, तो हमको उसका प्रतीति होती है, प्रत्यक्ष होता है। तो विज्ञान के अनुसार जो प्रतिबिंब है, उसके प्रतिबिंब अपना काम कैसे करता है, प्रतीति कैसे होती है, इसको हम समझ लेते हैं। अभी हमने वेदांत के अनुसार बताया, हम विज्ञान के अनुसार समझते हैं। तो विज्ञान ने यह कहा कि पहले सूर्य की किरणें मुख पर पड़ती और मुख से परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्ट होने वाली किरणें दर्पण पर पड़ती। दर्पण से मुख वाली किरणें रिफ्लेक्ट होकर पुनः मुख पर पहुंचती, तो हमको मुख का प्रत्यक्ष होता है। सचमुच में सूर्य की किरणें मुख पर पड़ती हैं, सचमुच में मुख से किरणें परावर्तित होकर दर्पण में पहुंचती हैं, सचमुच में दर्पण में पड़ी हुई किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तो हमको उसका प्रत्यक्ष होता है। तो दर्पण में मुख चित्र बनता है, मुख चित्र, बिंब नहीं कह रहा हूं, मुख चित्र बनता है। यानी जो चित्र बनता है उसकी सामग्री दूसरी होती है, ये आप जानते ही हैं, चित्र की सामग्री दूसरी होती है, प्रतीति होती है। तो मुख चित्र तो बनता है। क्यों मुख चित्र बनता है? क्योंकि किरणें ही तो चित्र का प्रकाश कराती हैं। हम दुनिया में जितनी वस्तुएं देखते हैं, ये मनुष्य है, ये पत्ता है, ये वृक्ष है, वो किरणों का ही तो कमाल है। वो किरणें ही हमारे पास आकर के प्रतीति कराती है कि पत्ता है, वरना कहां आता है पत्ता हमारे पास? किरणों से चलने वाली, किरणों से रिफ्लेक्ट होने वाली जो पत्ते से रिफ्लेक्ट होने वाली जो किरणें हैं वो हमारे पास आती हैं और वो हमको बताते हैं कि वो है, ये रहा पत्ता। तो किरणों का कमाल है, कोई पत्ता मेरे पास नहीं आता, किरण आती। इसी प्रकार से दर्पण से भी किरणें चली और उन्होंने हमको बताया कि यहां पर मेरा मुख है। तो आंखों ने दर्पण में पड़े हुए मुख चित्र को देखा, मुख चित्र को देखा, बिंब को नहीं, मुख चित्र को देखा और ये सत्य देखा क्योंकि मुख चित्र तो है। तो विज्ञान का कहना है कि दर्पण में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है वो बिंब नहीं है, बिंब के रूप से कहा जाए तो अलीक है, मगर प्रतिबिंब चित्र के रूप में कहा जाए तो सही है। सचमुच में प्रतिबिंब चित्र पड़ता है, सचमुच में प्रतिबिंब चित्र पड़ता है वहां, तो इसलिए वो प्रतिबिंब इस रूप में तो सही हो गया, इस रूप में तो सही सिद्ध हो गया। तो फिर अब हम ये कहें कि प्रतिबिंब के समान वस्तुएं असत्य होती हैं, ये उदाहरण यहां पर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि प्रतिबिंब के दृष्टांत आधुनिक विज्ञान के समान अनुसार किस प्रकार है, ये सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया है। भौतिक विज्ञान में क्या मान्यता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये इस बात के संबंध में हमने आपके संबंध में विचार किया। तो प्रतिबिंब का जो आधुनिक विज्ञान का अनुसार स्वरूप है वह इस दृष्टांत में किस प्रकार अंडित होता है, यह अब जो कि हम भौतिक विज्ञान के अनुसार दर्पण की प्रक्रिया को ठीक प्रकार जान गए हैं, तब अब समझने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर बहुत आवश्यकता है कि हम जो भी पहले उदाहरण कहे गए हैं उनको हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें और उसके पश्चात अपना निष्कर्ष अथवा रिजल्ट निकालें। आपने हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।